नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सबका अपने इस मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे, मंच कह सकते हैं मैथमेटिक्स का। बच्चों, बहुत टाइम से हम 12th क्लास के सिलेबस को लेकर के लेक्चर्स बना रहे हैं। ऑलमोस्ट अब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने की तरफ है, तो 2-3 लेक्चर और बनेंगे, उसके बाद हम अपने सिलेबस को आखिरकार कंप्लीट कर ही देंगे। अब इस कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा काम अब आप लोगों का रह जाएगा। आप लोगों का टाइम अब कम है। ये सिलेबस देख करके सारा सब कुछ अच्छे से करके रिवीजन का आप स्टार्टिंग दें, राइट। चलिए, लास्ट लेक्चर होगा तब उसमें हम थोड़ा रिवीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वहाँ को लेकर के भी उसकी भी रूपरेखा हम बनाएंगे। चलिए, फ़िलहाल अपने काम पे आते हैं। तो बस ये बताने का मन था कि आप कोई भी बच्चा लेक्चर देख रहा हो तो समझ जाए कि सिलेबस कंप्लीट होने को है। ये ना सोचे कि लेक्चर देखे जा रहे हैं कि अभी तो और भी आना बाकी है। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने को 2 या 3 लेक्चर और बनेंगे, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट है। लास्ट में हमने बेस थ्योरम पे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, एक्सरसाइज 15.6 और 15.6 पे हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 11-12 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें जो नई बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि देयर आर 3 अर्न्स, अर्न ए, अर्न बी, अर्न सी। 3 अर्न हैं। पहले अर्न में, अर्न ए में 2 वाइट 1 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स रखी हुई है, राइट। और अर्न बी में 3 वाइट 2 ब्लैक और 4 रेड बॉल रखी हुई है। ऐसे अर्न सी में 4 वाइट 3 ब्लैक 2 रेड बॉल रखी हुई है। ये 3 अर्न है, इनमें इतनी बॉल्स रखी हुई है। वैसे मुझे बताने का ये जरूरत नहीं होती कि इसमें इतनी बॉल रखी है, तो आपको दिख रहा है कि इतनी बॉल रखी है, राइट। तो आप सब ये साथ साथ लिख लें कि 3 अर्न है, उनमें इतनी बॉल्स रखी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम जानते हैं। 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम। चलिए इसी बात पर रुकते हैं। क्या कहा, इन तीनों अर्न में से किसी एक अर्न को सेलेक्ट किया। बच्चे आप सब जानते हो कि इस लाइन का मतलब क्या हो गया। तीनों अर्न में से किसी एक अर्न को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन गई ना। वो तीनों अर्न में से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। राइट डाउन, लेट पी इवन। जितना भी आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते चलें उस सब को प्रोबेबिलिटी में लिखते चलें कि अगर ये बात हो रही है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो लिखिए P(E1) बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न ए। अर्न ए को सेलेक्ट करने के चांस कितने होंगे? 1/3। ये 3 अर्न्स है, इनमें से अगर अर्न ए का सिलेक्शन हो जाए तो इसके चांस 1/3 है। ऐसे ही P(E2) बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न बी। इस अर्न बी के सेलेक्ट होने के चांस कितने हैं? अगेन 1/3। इसी तरह P(E3) बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न सी। इस अर्न सी के सेलेक्ट होने के चांस कितने हैं? 1/3। अब आगे जानते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। तीनों अर्न में से कोई एक अर्न सेलेक्ट कर लिया एंड 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। अब कह रहा है जो अर्न सेलेक्ट किया उस अर्न से हमने 2 बॉल निकाली। जो अर्न सेलेक्ट किया उसमें से 2 बॉल निकाली और क्या कहा, इफ द चूजन बॉल्स हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक। कह रहा जो बॉल सेलेक्ट हुई है वो बॉल कैसी है? रेड एंड ब्लैक। मतलब एक बॉल तो कैसी आई? रेड, और एक बॉल कैसी आई? ब्लैक। एक रेड आई, एक ब्लैक आई। तो अब कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल्स कम फ्रॉम अर्न बी। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो दोनों बॉल आई हैं वो दोनों बॉल कहां से आई हो? अर्न बी से आई हो। मतलब ये E2 का केस निकालना है तो करें। अब जो चीज निकली है, जो चीज आउटपुट आई है, उसको हम P एक कंडीशनल E1 से लिखेंगे
और वो दोनों बॉल कैसी आई, रेड एंड ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक। तो ए का मतलब क्या हुआ, एक रेड और एक ब्लैक आने के चांस कब, जब इवन हो चुका। इवन में क्या हुआ, अर्न ए का सिलेक्शन हुआ। तो लिखिए पी ए कंडीशनल इवन, पी ए कंडीशनल इवन बी द प्रोबेबिलिटी, पी ए कंडीशनल इवन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड ब्लैक चाहिए ना, रेड एंड व्हाइट तो नहीं, रेड एंड व्हाइट नहीं चाहिए ना आपको, हाँ, रेड एंड ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक आए तो पी ए कंडीशनल इवन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न ए, ऑफ गेटिंग ए रेड एंड ए ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न ए। अब बताइए अर्न ए से एक रेड और एक ब्लैक आने के चांस क्या होंगे, यस कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि दो बॉल निकाली है। जब भी कभी एक से ज्यादा ड्रॉ हो, एक से ज्यादा चीजें जब निकाले तो हमेशा कॉम्बिनेशन का केस आएगा। तो यहां हो गया एक रेड और एक ब्लैक आने का चांस, एक रेड के लिए 3C1, तीन में से कोई एक रेड, और एक ब्लैक के लिए 1C1, और नीचे टोटल ये कितनी है 6C2, 6 में से कोई दो। आप सब जानते हैं 3C1 3 रहेगा, जब भी कभी C1 है तो वही रहेगा जो ऊपर है, और ये 1C1 1 ही रहेगा, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे ये आएगा 15, ये आएगा 15, राइट। अब इसके बाद पी ए कंडीशनल E2, अब लिखिए पी ए कंडीशनल E2। अब ए का मतलब तो वही रहेगा जो यहां पे था कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल आए, कब, जब E2 हो चुका। तो E2 में क्या हुआ, अर्न बी का सिलेक्शन हुआ। सो पी ए कंडीशनल E2 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एंड ए ब्लैक बॉल, ए रेड एंड ए ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न बी। अर्न बी से एक रेड और एक ब्लैक बॉल आए, तो अर्न बी से एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने के चांस क्या रहेंगे, एक रेड कितना 4C1 और एक ब्लैक आए कितना 2C1, और नीचे कितना रहेगा 9C2, 9C2, 4C1 कितना 2C1 कितना, रिजल्ट कितना आ गया 8, डिवाइडेड बाय कितना 9C2, 9 8 नीचे 2 1 कितना 36। अच्छा ये है ना, ये अब देख लो अलग अलग से आ रहे हैं ना, तो कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल करके लिख लो। अब फायदा तब होता जब नीचे एक जैसा हो, तो बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। अब इनको कैंसिल ही कर लो आप, फायदा इसी में ही है। 1/5 आ गया, ये यहाँ से 2/9, 4 से कैंसिल किया 2/9 हो गया इतना। अब हम लिखेंगे पी ए कंडीशनल E3, पी ए कंडीशनल E3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड ए ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न सी। डैश कर लो, बस लास्ट में फ्रॉम अर्न सी लिख लो। अर्न सी से एक रेड और एक ब्लैक आए, इसके चांस, रेड कितनी है 2, तो 2C1 दो में से कोई एक, ब्लैक कितनी है 3, तो 3C1 तीन में से कोई एक, और नीचे 9C2, तो ये कितना रहेगा 2, ये 3, 6/36, 1/6 निकालना क्या है कि ये बॉल कहां से आई हो, अर्न बी से आई हो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, PE2 कंडीशनल ए, कि ये जो बॉल आई वो अर्न बी से आई हो, E2 कंडीशनल ए निकालना है। आप सबको मालूम है कि फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, बाय बेस थ्योरम, यहां लिख दें आप बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये लगेगा PE2 इंटू पी ए कंडीशनल E2 और नीचे सभी केसेस का सम, PE1 इंटू पी ए कंडीशनल E1 प्लस PE2 इंटू पी ए कंडीशनल E2 प्लस PE3
इंटू पी ए कंडीशनल E3, ये सब रिजल्ट आएगा। और बस अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा जो निकाले हैं ना, ये सब आप इसमें रख दीजिए, वो PE2 कंडीशनल A आ जाएगा। समझ में आ गया? कर सकते हैं इजीली। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आप ट्राई करेंगे, ना आएगा तो फिर हम बताएंगे ही, ठीक है? 13 आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के और लास्ट तक ये क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज का जो ये सेकंड हाफ है ना, ये फर्स्ट हाफ के कंपैरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ में तो क्या था, फर्स्ट हाफ में आपको डायरेक्ट पता लग रहा था कि बैक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, कि इसमें इतनी इतनी चीज़ें हैं। यहाँ कुछ ट्रायल्स हैं, कुछ सर्वे हैं, उनको लेकर के डेटा है, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट हाफ नहीं करना, फर्स्ट हाफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये सेकेंड हाफ में क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या स्टेटमेंट है। आपको 14 क्वेश्चन से ही एक ट्रायल मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये नहीं पता कि किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक सर्वे है। Suppose that 5 men out of 100 and 25 women out of 1000 are good orators। कह रहा ये मान के चलो 100 में से 5 तो पुरुष, 100 में से 5 मैन है ना, 100 में से 5 पुरुष और 1000 में से 25 महिलाएं आर गुड ओरेटर्स, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं, गुड ओरेटर्स। ठीक है, 100 में से 5 तो पुरुष और 1000 में से 25 महिलाएं, दे आर गुड ओरेटर्स। ये एक सर्वे में ये डेटा आया। अब क्या कहा गया, एन ओरेटर इज चूजन एट रैंडम। हमने एक ओरेटर रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कहीं ग्रुप बैठा होगा, उस ग्रुप में से कोई एक ओरेटर हमने ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। क्या कहा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चूजन। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो ओरेटर का सिलेक्शन हुआ है वो एक मेल पर्सन है, मैन है वो, राइट। कंडीशन क्या है, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन। और ये मान के चलो जो हमने सिलेक्शन किया था ना, उस ग्रुप में मैन और वीमेन इक्वल बैठे हुए थे। लाइक आप अपनी क्लास से ही समझे, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज हैं, ऐसा है। इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बैठे हैं यहाँ पर, बात समझ में आ गया, ठीक है। गर्ल्स बॉयज क्या है, इक्वल नंबर ऑफ यहाँ पे ग्रुप है। और सर्वे ये कहता है, सर्वे इस क्लास का नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, सर्वे इस क्लास का नहीं है। सर्वे पूरे ऑल कहीं एक पर्टिकुलर एरिया का होगा, या कोई एक पूरी एक कंट्री का होगा, या पूरी एक डिस्ट्रिक्ट का होगा। कोई सर्वे किया गया था, उस सर्वे में यह पाया गया था कि मैन के मतलब बॉय के अच्छे वक्ता होने के चांस कितने हैं, 5 मैन आउट ऑफ 100, 5/100 है उसके चांस। हर 100 में से 5 पुरुष, हर 100 में से 5 पुरुष अच्छे वक्ता हैं, और 1000 में से 25 महिलाएं अच्छी वक्ता हैं। और हमने एक ग्रुप बैठा था जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बैठे थे, 20 बॉयज 20 गर्ल्स। उसमें से हमने कोई एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अच्छा वक्ता सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वो अच्छा वक्ता कौन है, बॉय है। इसके चांस निकालने, तो क्या निकालेंगे, पहले ये बताओ वो जो ग्रुप बैठा है उस ग्रुप में अगर इक्वल नंबर ऑफ बॉय और गर्ल्स हैं तो उनका सिलेक्शन सेम रहेगा ना, बोलिए। तो पहले वो ग्रुप बैठा है या पहले सर्वे आया है, इसमें दोनों ही बातें हो सकती है। वो ग्रुप भी बैठा हो सकता है, वो सर्वे भी आया। मतलब जब ग्रुप बैठा है तो सर्वे दिमाग में है, ग्रुप बैठा है तो सर्वे तो दिमाग में है ना कि अच्छे वक्ता होने के चांस क्या है। तो आप इसमें दोनों में कोई भी प्रियोरी कोई भी पोस्टीरियर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा है, तो आप लिखिए लेट P(E1) be the probability, let P(E1) be the probability of number of male in a group। उस ग्रुप में नंबर ऑफ मेल्स होने के चांस क्या हैं।
कितने चांस है? 1/2। अगर वहां पर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बैठे हैं, जैसे मान लो वहां पर टोटल 100 की स्ट्रेंथ बैठी है, 50 पुरुष है 50 महिलाएं हैं, तो जो मेल्स की तादाद हुई वो 50/100 हो गई ना। अगर वहाँ 1000 लोग बैठे हैं तो 500 हैं, तो मेल की तादाद कितने, उनके चांस कितने हुए? 500/1000, 1/2 ही रहेगी ना हमेशा। तो P(E1) उन मेल्स के नंबर की प्रोबेबिलिटी है कि वो कितनी तादाद में उस ग्रुप में, हाफ हो गई। ऐसे ही Pe2 लिख लीजिए, Pe2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन दैट ग्रुप। नंबर ऑफ फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी उस ग्रुप में कितनी रहेगी? ये भी 1/2 रहेगी, राइट। अब P(A) कंडीशनल E1, A कंडीशनल E1, A कंडीशनल E1 का मतलब हो गया, A का मतलब हो गया अच्छा ऑरेटर होने का चांस। कब? जब E1, जब मेल का ग्रुप है, राइट। तो आप लिखिए P(A) कंडीशनल E1 बी द प्रोबेबिलिटी, P(A) conditional E1 be the probability of being a good orator, as a man या as male person, of being a good orator as a male person। तो as a male person good orator होने का चांस कितना है? सर्वे कह रहा है 5/100। उस ग्रुप पे बात नहीं हो रही, अब ये सर्वे कह रहा है। और P(A) कंडीशनल E2, P(A) कंडीशनल E2 लिखे बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड ऑरेटर एज ए फीमेल पर्सन, एज ए फीमेल। तो फीमेल के गुड ऑरेटर होने के चांस कितने हैं? 25/1000। निकालना क्या हमें कि जो सिलेक्शन हुआ है वो किसका हो? एक मेल पर्सन का वो सिलेक्शन हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वो सिलेक्शन किसका होना चाहिए? एक मेल पर्सन का। तो मेल को हमने E1 से हाईलाइट किया था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय बेस थ्योरम P(E1) कंडीशनल A, मतलब वो गुड ऑरेटर तो सेलेक्ट हो चुका, लेकिन वो क्या हो? वो मेल पर्सन हो। इसके चांस निकालने, फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर P फॉर्मूला लगा लोगे ना, P(E1) इंटू P(A) कंडीशनल E1। तो P(E1) कितना है? 1/2। A कंडीशनल E1 कितना है? 5/100। ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 5/200 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 5/200 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 25/2000। इसके बाद 5/200 डिवाइडेड बाई, इनसे एलसीएम आ गया 2000, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई 50 प्लस ये आएगा 25, ये आ गया 5/200 मल्टीप्लाई, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आएगा 2000 और नीचे आएगा 75, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 2/3। तो इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 2/3। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चले आगे क्वेश्चंस लेते अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए 15 क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? ए मैन इज नोन टू स्पीक 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स। एक व्यक्ति को 5 में से 4 बातें सच बोलने के लिए जाना जाता है। आप सबको मालूम है कि भाई मैं हूं ना, मैं हर 5 में से 4 बातें सच बोलता हूं। आपको पता है ना, आपको पता है कि सामने जो मतलब मैं हूं, मैं हर 5 बात में से 4 बातें सच बोलता हूं। मैं एक ही बात झूठ बोलता हूं जब मैं ये कहता हूं कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, वही बात बस झूठ है, बाकी मेरी बात सारी सच है। तो मैं हर 5 में से 4 बातें सच बोलता हूं।
ही थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए डबलेट। क्या किया, आपको पहले तो ये पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि मैं कितना सच्चा हूं कितना झूठा हूं, ये पहले आपको पता है इस बात का। पुराना रिकॉर्ड मेरा कह रहा है कि कितनी बातें सच बोलता है कितनी झूठ बोलता है। अब क्या किया मैंने आपके सामने, यहाँ सामने नहीं, यहाँ कोने में आपको दिख नहीं रहा, मैंने यहाँ पर एक पेयर ऑफ डाइस को उछाल दिया। यहाँ पर मैंने कोने में क्या किया, पेयर ऑफ डाइस को फेंक दिया यहाँ पर, और आपसे कह रहा हूँ बच्चों इस पर डबलेट आ रहा है। आपको किसी को नहीं दिख रहा, आपको किसी को नहीं दिख रहा, मैंने पेयर ऑफ डाइस उछाल दिया और मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों इस पे डबलेट आ रहा है। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट। प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि वास्तव में उस पर डबलेट आया है। वास्तव में उस पर डबलेट आने का मतलब कि डबलेट आया है और मैंने सच बोला है। एक केस झूठ बोल के भी तो कह सकता था अरे बच्चों उस पर तो डबलेट आ गया, और वो आया नहीं। मेरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। पहले तो आपको यह पता है कितना सच्चा कितना झूठा है सामने वाला, फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि बच्चों ये आया है, और अब प्रोबेबिलिटी बताने की वास्तव में ही वो है, वास्तव में वो है, इसका मतलब मैंने सच बोला है। तो पहले आपके सामने क्या है, सच्चे और झूठे का रिकॉर्ड है ना, तो लिखिए लेट पी इवन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर, लेट पी इवन। आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन से कि ये बेस थ्योरम का मामला है, ये कैसा क्वेश्चन है, आपको पहचानना पड़ेगा। लेट पी इवन बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन स्पीकिंग द ट्रूथ। पी इवन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन स्पीकिंग द ट्रूथ। एक व्यक्ति के सच बोलने के चांस आपके सामने थे, कितने हैं, 4/5। सामने वाले का पता था आपको कितना सच बोलता है कितना झूठ बोलता है। अब Pe2 भी लिख लो, Pe2 भाई झूठ बोलने, झूठ भी तो बोल सकता है वो, तो Pe2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ये नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ में लिखो, ताकि सच 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 बोलना सच ना बोलना इन दो बातों से आपको समझा सकूं। सच बोलने का चांस 4/5, नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ 1/5। तो दो बातें पता है, 5 बातों में से 4 बातें मैं आपके सामने सच बोलता हूं, 5 में से एक बात ऐसी भी होती है जो मैं झूठ बोल देता हूं, वो कौन सी होगी तो पता नहीं। हो गया। अब मैंने क्या किया, पेयर ऑफ डाइस को उछाला और आपसे क्या कह रहा हूं, इस पे डबलेट आ रहे हैं। तो एक बात समझना आप, ये लिखते ही, इन सब क्वेश्चन में ये लिखते ही आप समझ जाया करो कि क्या कहना चाह रहे हैं। ए का मतलब जो ऑब्जर्व हो चुका है वो, ए का मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या आया, डबलेट आया है ना। डबलेट आया कब, जब E1 हो चुका है। E1 मतलब जब मैंने सच बोला। मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब डबलेट आने का चांस कब, जब मैंने सच बोला है। तो इसका मतलब डबलेट उस पे आया ही होगा ना, डबलेट उस पे आया ही होगा। तो लिखिए P A कंडीशनल E1, P A कंडीशनल E1 बी दी प्रोबेबिलिटी, P A conditional E1 be the probability of getting a doublet on a pair of dice, of getting a doublet on a pair of dice when he speaks the truth, when he speaks the truth। डबलेट आने का चांस कब, जब वह सच बोलता है। तो इसका मतलब डबलेट आया ही था। तो उस पेयर ऑफ डाइस पे डबलेट आने का चांस कितना, 6/36। 6/36 कैंसिल करके 1/6 लिख लो, है ना। 6/36 1/6 आ गया। अब जरा इसको भी समझो, P A कंडीशनल E2, तो A का मतलब तो जो यहां था वही यहां रहेगा, A बदल थोड़ी ना जाएगा। A का मतलब क्या, वही डबलेट आने का चांस, लेकिन कब, जब E2 हुआ, मतलब जब मैंने झूठ बोला। तो इसका मतलब क्या, डबलेट आने का चांस कब, जब उसने सच नहीं बोला। तो इसका मतलब डबलेट आया ही नहीं था। एक्चुअल बात तो ये है ना। तो लिखिए P A कंडीशनल E2, P A कंडीशनल E2 be the probability of getting a doublet on a pair of dice when he doesn't speak the truth।
जब उसने सच नहीं बोला है, तो इसका मतलब डबलेट आया ही नहीं था। कितना? 5/6। 5/6 निकालना क्या है कि डबलेट की रिपोर्ट सच्ची हो गई जब उसने सच बोला था, है ना। मतलब आप में से कोई आकर के वेरीफाई किया, आपने कहा हाँ भाई वास्तव में डबलेट है, तो वास्तव में डबलेट, इसका मतलब मैंने जब बोला था वो सच बोला था, तो बेस थ्योरम बनी ना। आपने वेरीफाई, मैंने तो पहले बोल दिया, अब आप में से किसने आगे वेरीफाई किया? कोई एक बच्चा आ गया, हाँ भाई बिल्कुल सही है, एकदम डबलेट ही आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने सच बोला था, एक्चुअली इस पे डबलेट है। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? P(E1) कंडीशनल A। P(E1) कंडीशनल A। तो E1 कंडीशनल A फॉर्मूला लगा दें। ऊपर तो क्या रहेगा? P(E1) इंटू PA कंडीशनल E1, मतलब ऊपर रहेगा 4/30, नीचे आ गया 4/30 प्लस 5/30, ऊपर हो गया 4/30, नीचे हो गया 9/30, ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया 4/9। ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 साइकिलिस्ट। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 तो साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वालों का इंश्योरेंस किया हुआ है। 4000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है, हाँ जी। एंड 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स, मोटर बाइकर्स, राइट। तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 तो इनका, 4000 इनका, 6000 इनका, इतने टोटल इंश्योरेंस किए हुए हैं, ठीक है। अब आगे सुनिए क्या हुआ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए साइक्लिस्ट, स्कूटर ड्राइवर एंड ए मोटर बाइक ड्राइवर आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। एक साइक्लिस्ट का एक्सीडेंट हो जाएगा, एक साइक्लिस्ट का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके चांस है 0.01। एक स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, इसके चांस है 0.03। एक मोटर बाइकर का एक्सीडेंट हो जाता है, इसके चांस है 0.15। बहुत हाई है भाई, 0.15, है ना। ये इसके इतने एक्सीडेंट होने के चांस हैं। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट। दुर्भाग्य की बात है, किसी इनमें से कितने भी इसमें जितने भी इंश्योर्ड पर्सन थे ना, उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया। कितने इंश्योर्ड पर्सन थे? उस कंपनी के पास टोटल 12000 हो गए ना, 12000 लोगों का इंश्योरेंस हो गया ना, उन 12000 में से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया। उनके पास फोन आया, अब एक्सीडेंट हो गया, ले आओ क्लेम। अब क्या हुआ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक स्कूटर ड्राइवर, इसके चांस क्या है। तो सारे डेटा आपके सामने इसमें तो लिखिए। लेट P(E1) be the probability, let P(E1) be the probability of insuring a cyclist। पहले इंश्योरेंस हुआ या एक्सीडेंट हुआ? इंश्योरेंस हुआ, तो ये E1 E2 से आएंगे, पहले तो इंश्योरेंस कर दिया। तो P(E1) be the probability of insuring a cyclist। साइकिलिस्ट के इंश्योरेंस होने के चांस कितने थे? 2000/12000। 2000 साइकिलिस्ट है टोटल में 12000 में से, तो 2/12, ज्यादा मत काटो, बस 2/10 रहने दो, क्योंकि सबके नीचे 12 ही आ जाएगा। 2/12 है ना, 3 0 3 0 कट गई, 2/12 ही रहेगा ना। अब P(E2) be the probability of insuring a scooter driver। स्कूटर ड्राइवर के इंश्योर होने के चांस कितने हैं? 4000/12000, मतलब 4/12। ऐसे P(E3) be the probability of insuring a motor biker। 6000/12000, मतलब 6/12 हो गया।
अब लिखिए पी ए कंडीशनल E1। ए का मतलब एक्सीडेंट होने के चांस, कब? जब E1 मतलब जो स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस हो चुका है। तो पी ए कंडीशनल E1 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटिंग अ साइक्लिस्ट, सॉरी E1 में तो साइक्लिस्ट था ना, साइक्लिस्ट। पी ए कंडीशनल E1 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटिंग ए साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट के एक्सीडेंट होने के चांस कितने हैं? 0.01 मतलब 1/100। ऐसे ही पी ए कंडीशनल E2 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटिंग ए स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के चांस कितने हैं? 0.03 मतलब 3/100। और पी ए कंडीशनल E3 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटिंग ए मोटर बाइकर 15/100 15/100। हो गया इतना। निकालना क्या है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो क्या हो? वो एक स्कूटर ड्राइवर हो। तो स्कूटर ड्राइवर को हमने किससे मेंशन किया है? E2 से। तो हमें क्या निकालना है? पी E2 कंडीशनल ए। ये अब आप निकाल दें, सारे डेटा आपके सामने है। ऊपर E2 का केस आएगा 4/12 3/100, ऊपर आ गया 12/1200 और नीचे आ जाएगा 2/1200 प्लस 12/1200 प्लस 90/1200। ऊपर आ गया 12/1200 और नीचे आ गया 104/1200। ये कैंसिल, कितना आ गया? 12/104। ठीक है, किससे कैंसिल कर दें? 4 से। 4 3 जा 2 6 है ना। तो 3/26 ये इसके चांस आ गए, 3/26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद से करके देखें, आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का बच्चों सबसे दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसके जैसा पीछे एक एग्जाम्पल भी है। और आप रिवीजन में जब कोई भी सैम्पल पेपर करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखना बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। इन ए टेस्ट, देखना कि क्या सब कुछ दिया गया है। इन ए टेस्ट एन एग्जामिनी, एक टेस्ट में एक एग्जामिनी मतलब परीक्षार्थी, मतलब जो एग्जाम दे रहा है। आप लोग अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जामिनी हैं, राइट। तो इन ए टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गैसेज और कॉपीज और नो द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेज। क्या हुआ कि आप कोई टेस्ट देने गए और वो टेस्ट कैसा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आंसर 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक करके बताना है। तो बच्चे ने क्या किया? उसने या तो तुक्का लगाया, चारों में से कोई भी एक लगा दिया तुक्का। वो इरेजर पे 1 2 3 4 ABCD लिखा और ऐसे फेंका, नीचे जो भी आ गया लगाता रहे, ऐसे तुक्का मार रहे हैं। या फिर कॉपी नकल कर रहे हैं, नकल करके उसका आंसर दे रहे हैं। और नो द आंसर, या वो उसका आंसर जानता है। ये हर क्वेश्चन के साथ वो बच्चा ये 3 चीजें कर रहा है। या तो तुक्का लगा रहा है, गैस कर रहा है उसका आंसर, या फिर कॉपी कर रहा है, या फिर नो द आंसर, या फिर वह उसका जवाब जानता है। 3 चीजें लगा करके वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। अब क्या हो गया? द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गैस इज 1/3। वो तुक्का लगा करके आंसर दे रहा है, इसके चांस क्या है? 1/3। हर 3 में से एक
पे आप वो गैस कर रहे हैं। ये उसका गैस करने का, तुक्के लगाने का चांस हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, और वो नकल करके कर रहा है, इसके चांस 1/6 हैं। इसके चांस कितने हैं, 1/6। अब तक तो क्लियर है आपको क्वेश्चन, अब तक तो कोई डाउट नहीं। अब आगे सुनिए, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। अब इसका जिक्र नहीं किया, इसका जिक्र नहीं किया, कुछ अलग ही बात लिख दी। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपीड इट इज 1/8। कह रहा है उसका आंसर ठीक हो जाता है, उसका आंसर ठीक हो जाता है कब, जब वह नकल करके जवाब देता है, जब वह कॉपी करके आंसर देता है। तो इसके चांस क्या है, 1/8। ये अलग ही बात हो गई ना। ये तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके बता दिए, ये है कि अटेम्प्ट करने के बाद उसका करेक्ट आंसर होने का क्या 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 संभावनाएं हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा जब वह नकल करके आया। इसके चांस क्या है, 1/8। अब ये डेटा दे दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। ये दिया गया है कि उसका आंसर ठीक आया है, पता ये लगाओ ये आंसर ठीक कब आया है, जब वह उसका आंसर जानता था। मतलब ये आंसर उसने कब दिया है, खुद से दिया है, जानने पे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आप भाई, मैंने ऐसा टेस्ट आपका लिया और आपने वो मुझे सबमिट करा दिया। अब मैं वो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे लगता था यार इसको तो ये बड़ा IQ वाला, हाई IQ वाला लॉजिकली क्वेश्चन है, और उसका वो ठीक पाया गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो मुझे पता लगा कि ठीक है, ये तो मेरे सामने है कि वो आंसर ठीक है। पता ये लगाना है कि ये ठीक तब है जब वह उसने खुद से किया था या उसका आंसर जानता था। इसके चांस निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मतलब इसका केस निकालना है ना। ये सही आया है कब, जब यह जानता था। लेकिन इतने इनकम्प्लीट डेटा हैं। चलिए इनको कोशिश करते हैं, दिमाग हम सबके पास है, IQ लगाते हैं, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। लिखिए पहले PE1 be the probability, PE1 be the probability of guessing the answer by that student या बाई एन एग्जामिनी। एग्जामिनी लिख लो, उसमें क्वेश्चन में एग्जामिनी वर्ड यूज हो रहा है। बाई एन एग्जामिनी, उस एग्जामिनी के द्वारा गैस करने की संभावना कितनी है, 1/3। ये तो गिवन ही था। ऐसे PE2 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपिंग द आंसर ऑफ कॉपिंग द आंसर बाय एन एग्जामिनी, उस एग्जामिनी के द्वारा उस आंसर को कॉपी करने का चांस कितना था, 1/6। ये भी गिवन था। अब क्या निकालेंगे, PE3 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर बाय एन एग्जामिनी। अब वो जानता है उसका आंसर, इसके चांस क्या है। मतलब वो जानने के बाद उसका आंसर दे रहे हैं, इसके चांस क्या है। देखो उसमें लिखा है कि हर क्वेश्चन के साथ वो क्या कर रहे हैं, आइदर गैस और कॉपी और नो और मतलब ये तीन ही बात ना, बस इन तीन के अलावा कोई और बात नहीं ना। तो जब इन दोनों का दिया गया तो 1 में से माइनस कर दें, या फिर वो जानता ही है, या तो वो आंसर दे रहा है गैस करके या फिर कॉपी करके। अगर दोनों में से कुछ नहीं कर रहा तो फिर वो जानता है। तो उसके जानने के चांस क्या होंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे इन दोनों के अटेम्प्ट करने के तरीके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 6 - 2 - 1 3/6 मतलब 1/2। ये 3 मतलब ये जो आया था इनकम्प्लीट वो हमने भर दिया, ये 1/2 है। आगे समझ क्लियर है? अब लिखिए
पी ए कंडीशनल इवन, पी ए कंडीशनल इवन। अब ए का मतलब है कि उसका आंसर करेक्ट आए। ए का मतलब क्या है? उसका आंसर करेक्ट आए। कब? जब इवन हुआ। इवन में क्या हुआ? जब उसने तुक्का लगाया, है ना। तो लिखिए पी ए कंडीशनल इवन, पी ए कंडीशनल इवन बी दी प्रोबेबिलिटी of getting correct answer when he guessed it। जब उसने तुक्का लगाया तो उसके आंसर ठीक होने के चांस कितने होंगे? कितने होंगे ये बताइए बच्चों। जो बताएगा बच्चों उसको कल मेरी तरफ से एक चॉकलेट, कितने रुपए वाली? 2 रुपए वाली। बढ़िया, मतलब मिनिमम कितने? 100 रुपए वाली तो होनी चाहिए या 500 रुपये वाली। चलो मतलब इनाम है। चलिए बताइए, जो भी आप वो बच्चा कहे कि मुझे तो ये खाना है भाई साहब, ये मतलब खाने वाली चीज़ हो, ऐसी नहीं कि हमारी लिमिट से बाहर चली जाए। तो ए कंडीशनल इवन का मतलब उसका आंसर ठीक होने का चांस जब उसने तुक्का लगाया। समय शुरू होता है और सिर्फ 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। मैं अपने रुपए भी तो बचाने हैं। हाँ आर्यन बताओ भाई साहब। पीछे मोहित और योगेश जो मुझे दिख रहे हैं, यशपाल, यशपाल, सुधांशु, गर्ल्स में से बताओ। अमीशा, शिवानी, ये मेघा, शीतल, बताओ। तमन, हर्ष, 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 लोकेश। उसका आंसर ठीक है जब उसने गैस किया। 1 बाई, शाबाश। 1 बाई कितना? ना थोड़ा सा 1 बाई 4 बच गए रुपए। 1 बाई 4 उसका आंसर ठीक आएगा कब? उसने तुक्का लगाया। स्टार्टिंग में कह रहा है वो जो एग्जाम दे रहा है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 4 चॉइसेज। हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है ना, हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन पे तो तुक्का लगाएगा। ए बी सी डी में से किसी एक पे तो टिक करेगा और वो ठीक आ जाए, इसके चांस 1 बाई 4 है। हर 4 ऑप्शन में से एक ही तो ऑप्शन ठीक है बस। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर 3-3 ऑप्शन वाले होते तो 1 बाई 3 होता, 2-2 ऑप्शन वाले होते तो 1 बाई 2, एक ही ऑप्शन होता तो श्योर है 1 ही है। एक ही ऑप्शन दे दिया, वही टिक करना है, तो वो तो भाई आंसर ही बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जितने ऑप्शन उसका 1/5 ऑप्शन होते तो 1/5। तो उसका आंसर ठीक आएगा कब? जब उसने गैस किया, तुक्का लगाया। इसके चांस क्या है? 1 बाई। तो बन गया एक डेटा ये आ गया। अब पी ए कंडीशनल E2, पी ए कंडीशनल E2 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर व्हेन ही कॉपीड इट। भाई E2 में तो कॉपी की, ये तो गिवन था। कितना? 1/8। यशपाल नहीं आया समझ में? ये 1/4। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार इसको घूर रहे हो कि यार ये क्या लिख दिया 1/4। कुछ समय बाद ऐसा लगे कि 1/4 यहाँ से उठ करके भाग गया, ऐसे घूर रहा है। आगे समझ में? तो ये ए कंडीशनल E2 कितना आया? 1/8, राइट। अब हम क्या निकालेंगे? पी ए कंडीशनल E3। पढ़ोगे ना, कल आप लोग पढ़े अच्छे से, 2 दिन पढ़े तो मुझे मज़ा आया। मैं आपके साथ बड़ा हेल्दी वे में थोड़ा हंसी मजाक करके अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। और जब नहीं पढ़ते ना तो बस दिमाग ऐसा पटा सा हो जाता है और बड़ा एकदम ये आता है कि यार झुंझलाहट आती है बार बार कि क्या पढ़ नहीं रहे यार, ऐसे इतना मेहनत किए जा रहे हैं और कम करके ला रहे हैं। तो पी ए कंडीशनल E3, ए कंडीशनल E3 का मतलब उसका आंसर ठीक है कब? जब E3 हो चुका। E3 में क्या हुआ? जब वह जानता था। तो लिखिए पी ए कंडीशन, फटाफट लिखिए पी ए कंडीशन E3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर व्हेन ही न्यू इट। जब वह इसका आंसर जानता था। कितना? 5/8। बताओ शाबाश, कौन बताएगा? उसके लिए फिर वही ऑफर जो पहले रखा था, 1 में से माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका 1 रहेगा। आर्यन यादव ने ये बताई बात। चलो तो देखते हैं अभी कि ये क्या खाना पसंद करेगा। ऑप्शन मैं दूंगा कि 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में से क्या खाना पसंद करेगा। तो मैं रखूंगा इसके सामने 4 ऑप्शन की। 4 ऑप्शन क्या क्या है? उसमें एक ऑप्शन तो ऑल ऑफ अबव रहेगा और 3 ऑप्शन आपको पता ही है। फिर चलो रखते हैं।
ए कंडीशनल E3, ए कंडीशनल E3 का मतलब उसका आंसर ठीक आए, उसका आंसर ठीक आए कब? जब वह जानता था। एक बात समझना, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया और आपको उसका आंसर पता है, चार ऑप्शन में से आपको उसका आंसर पता है कि यही आएगा, डैम श्योर यही होगा, तो आपके आंसर को कोई गलत कर ही नहीं सकता। उसके ठीक होने के चांस क्या है? 1 श्योर है, हरियाणा की राजधानी है, ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हकदारपुर। तो क्या होगा? आपको पता है कि यार श्योर है चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पे टिक लगाए ना, तो इसके ठीक होने के चांस क्या होंगे? 1 श्योर है। तो ए कंडीशन E3 मतलब उसके सही होने के चांस जब वह जानता था, कितना है? 1 श्योर है। निकालना क्या है आंसर? अब निकालना क्या? मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, वो आंसर ठीक आया उसका, उसने बच्चे ने बता दिया, कोई भी बच्चा आप में से हो सकता है, गजेंद्र ने बता दिया कि चंडीगढ़ है। मैं यार चंडीगढ़ कैसे बता दिया इसने? चीटिंग तो नहीं की या गैस तो नहीं किया, मजाक के तौर पे कर रहे हैं मेरे भाई, बुरा मत मान जाना। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? E3 कंडीशनल ए, ये निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको तैयार है ना, सारे डेटा अवेलेबल है, पता है ना E3 कंडीशनल क्यों निकालना है, ठीक है। तो आज आप ये क्वेश्चन नंबर 19, 20 तक कर सकते हैं, 20, 21 तक ट्राई करना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और हो सके तो अगली एक्सरसाइज का थोड़ा स्टार्ट भी दे देंगे। थैंक यू सो मच।